बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। क्या इमरान ख़ान पर अडियाला जेल में तशद्दुद हो रहा है, और अगर तशद्दुद हो रहा है तो फिर ये तशद्दुद कौन करवा रहा है, इस पे बहुत तफसील से बात करेंगे। और मुसवदे शेयर हो गए। मौलाना फजल रहमान साहब का मुसवदा भी सामने आ गया है। आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं, पीपल्स पार्टी का मुसवदा ख़ुद बिलावल साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर कर दिया है, और हुकूमत का मुसवदा भी सामने आ गया है। फ़र्क क्या है मौलाना फजल रहमान साहब के, हुकूमत के या पीपल्स पार्टी के मुसवदे में, और कुछ जो हुकूमत का मुसवदा है वो आपके सामने उसके अहम पॉइंट्स भी रखने हैं। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से चल रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए। प्यासों को पानी पिलाइए, वो प्यासे जो जोड़ों वाला पानी पीने पे मजबूर हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने ये एक पोस्ट शेयर करना चाहता हूँ, और इसी तरह की पोस्टें पीटीआई अपने मुतअद्दिद सोशल मीडिया अकाउंट से मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों के नाम पर लगा रही है। ठीक हो गया, मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों के नाम पर लिखते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़। काशिफ अब्बासी के हवाले से पीटीआई ने लिखा कि मेरे ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल में एक कर्नल और मेजर की निगरानी में इमरान ख़ान पर काफ़ी हद तक तशद्दुद किया गया है। चेहरे के ऊपर और कमर के बैक साइड पर काफ़ी ज़ख़म हुए हैं, और कान में इन्फेक्शन भी हो गया है। इस चीज़ को छुपाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने इमरान ख़ान पर सख्त पाबंदियाँ लगा दी हैं। न वर्जिश करने दे रहे हैं और ना ही नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे रहे हैं। पानी भी बंद कर दिया है और बिजली की तार भी काट दी है। सीनियर सहाफ़ी काशिफ अब्बासी। ठीक, अच्छा, ये मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों के हिसाब से, ये मैंने आपको एक काशिफ अब्बासी साहब के हवाले से बताया। मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों के हिसाब से यूथिये अपनी पोस्टें लगा रहे हैं, और इसी तरीके से आपको पता है यूथिये जालसाजी के माहिर हैं। रऊफ़ क्लासरा साहब ने इसी पोस्ट को शेयर करते हुए कहा कि ये सहाफ़ियों के नाम पर एक जालसाजी की जा रही है, और ये जाली ख़बरें हैं, इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं। क्योंकि ख़ान साहब की मुलाकात पर लग गई ये पाबंदी 19 अक्टूबर तक, क्योंकि ख़ान साहब की मुलाकात, जब भी वो कोई मुलाकात करेगा तो उसको कोई न कोई पुठी पट्टी पढ़ानी थी उसने। अब ये 15 अक्टूबर का जो एहतजाज है, गो कि इस एहतजाज को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, ये बिल्कुल हर किसी को पता है। ख़ुद पीटीआई को भी पता है, पीटीआई के अंदर भी तकसीम आ गई है। अली अमीन गंडापुर कह रहा है कि ये एहतजाज नहीं होना चाहिए, बैरिस्टर गौहर कह रहा है कि ये एहतजाज नहीं होना चाहिए, इवन असद कैसर कह रहा है, उमर अयूब कह रहा है। इस तरह के लोग कह रहे हैं कि अभी ये एहतजाज को फ़ाइनल नहीं है। तो एहतजाज की काल किस शैतानी जहन ने दी है फिर, अगर ये एहतजाज फ़ाइनल नहीं है? ख़ुद उनके यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि अली अमीन और इनमें एक तकसीम पैदा हो गई है। तो जब भी कोई ख़ान साहब से मिलता तो वो ख़ान साहब उसको पुट्ठी पट्टी पढ़ाते हैं। तो बेसिकली ये इसलिए पाबंदी नहीं लगी कि उस पर कोई तशद्दुद कर रहा है। उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए कि देखो जी, एहतजाज के लिए इस तरह से हमदर्दी पैदा करके बंदे भी इकट्ठे हो जाएं, और दूसरी बात यह है कि उनको ये बताएं झूठी पोस्टें शेयर करके कि ये कर्नल और मेजर कर रहा है, तो करवा रहा है तशद्दुद। तो ये उनको एक आर्मी के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ भी नफ़रत और बुग़्ज़ पैदा हो जाए, जो कि यूथियों का मतमय नज़र है। ठीक हो गया, क्योंकि ख़ान साहब, ये इसलिए कि शंघाई ताआवुन तंजीम हो रहा है, SCO की समिट हो रही है, और ख़ान साहब जो भी जाए उस पर वो कोई न कोई उसे पुट्ठी पट्टी पढ़ा देते हैं। मीडिया जाए, वो अपने मीडिया, मतलब अगर आप उस पर थोड़ी सी भी पाबंदी लगाएं, सज़ा नहीं, कोई पाबंदी लगे, तो ख़ान साहब तो चीखने लग जाते हैं। वही वाली बात, भाई जेल काटो ना, महल्लों में तो ना रहो। आप तो बकरे खा रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद
इतनी कमज़ोर रियासत है माशाअल्लाह, इतनी कमज़ोर और इतनी बुज़दिल हुकूमत है कि रात गए एक वजाहत आ गई कि नहीं जी नहीं, ख़ान साहब तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनको तो पूरा किचन अलग मिला हुआ है, तो बकरे शकरे भी खा रहे हैं, वो तो कुकड़ भी खा रहे हैं, वो तो जनाब उनको 2 अंग्रेज़ी के अखबार भी मिलते हैं पढ़ने के लिए, एक्सरसाइज उसी तरह से सारा कुछ। अच्छा, मैं हैरान हूँ, आप भी वैसे पूछते होंगे और सोचते भी होंगे कि यार ये जो एडवोकेट जनरल जाके लाहौर हाई कोर्ट में कहता है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को बताया जाता है, मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स में बताया जाता है कि ख़ान साहब बकरे भी खा रहे हैं, ख़ान साहब देसी घी में देसी कुकड़ भी भून भून के खा रहे हैं, ख़ान साहब को 7 बैरकें भी मिली हुई हैं वॉकिंग के लिए, वॉक के लिए और जॉगिंग के लिए, और ख़ान साहब की एक्सरसाइज मशीन भी को 12-15 लाख की है, और ख़ान साहब चॉकलेट्स भी खा रहे हैं और सब कुछ, और उनको सब कुछ मिला हुआ है, फ्रिज भी मिला हुआ है, तो बाकी भी चीज़ें हैं, बहुत सारी आसाइशें हैं। तो कोई काला भोंड जाके ये वहाँ पर क्यों नहीं करता विज़िट? वैसे तो काले भोंड जाते रहते हैं, तो कोई काला भोंड जाके खुद उनके अपने बकौल जो अपने आप को काला भोंड कहते हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, वो भी विज़िट करते रहते हैं जेलों को। अडियाला जेल को उन्होंने माजी करीब में भी विज़िट किया था, तो उनकी बैरक में विज़िट करें और जाके देख आएँ और कहें ख़ान साहब रोज़ आप क्या कह रहे होते हैं कि मैं तो कोई पता नहीं 7x8 के सेल में बंद हूँ, मैं तो पता नहीं, ये वंस एंड फॉर ऑल इसको ख़त्म करें मामले को और बताएं लोगों को, और काले भोंड बताएं कि नहीं भाई उसके पास तो इतनी अयाशियाँ हैं, और हुकूमत ने भी वजाहत जारी कर दी है कि माशाअल्लाह उसके पास इतनी अयाशियाँ हैं, यानी इतनी नहीं बर्दाश्त कि वो कोई झूठ भी बोले उस तरह से उनको। भाई यही अयाशियाँ फिर बाकी कैदियों को क्यों नहीं है? आप बार बार अदालतों को भी यकीन दहानी, ये ऐसा कभी आपने कैदी नंबर 804 देखा कि हर लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हर वक्त उन्होंने तमाशा बनाया होता है कि जनाब ये सहूलत भी चाहिए, ये सहूलत भी चाहिए, उनको पता नहीं क्या क्या चाहिए, उनको इलेक्ट्रिक ब्रश तक भी चाहिए, उनको हर एक चीज़ चाहिए, और हर वक्त एक ही बंदे पे कंसंट्रेशन है, और बाकी कैदी वो इंसान नहीं है। ये आ जाए, मैं हुकूमत का मुसवदा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और साथ ये भी बता रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब और हुकूमत या पीपल्स पार्टी के मुसवदे में फ़र्क क्या है। असल में पीपल्स पार्टी और हुकूमत बनाना चाहती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वफाकी आइनी अदालत, ताकि वो जो केसेस हों ना, वो पॉलिटिकल केसेस, आइनी केसेस, रोज़ जिस पे कैमरा डलता है। असल में यार मुसीबत ये है कि माज़रत के साथ हमारे जजेस हो गए हैं कैमरा एडिक्ट, जैसे होता है ना टी एडिक्ट, ठीक हो गया ना, स्मोकिंग एडिक्ट, इसी तरह से कैमरा एडिक्शन उनको हो गई है। अब अगर आम कत्ल का केस हो, डकैती का केस है, वो आम तौर पे रिपोर्ट ही कोई नहीं होता, ठीक है ना, उन पे कोई सहाफ़ी रिपोर्टिंग ही नहीं करते, नाम ही कोई नहीं पता होता, किस जज ने सुना, किस जज ने सज़ा सुनाई, किस ने बरी किया, ये रूटीन की बात है, ठीक हो गया ना। असल में मसला उन चीज़ों पर कैमरा जाता है, उन कोर्ट रिपोर्ट्स पर उन पर कैमरा जाता है, उन केसेस पर जो सियासी हों, इमरान खान का केस हो, नवाज़ शरीफ का केस हो, आसिफ जरदारी का केस हो, मौलाना फजल रहमान का केस हो, मुख्तलिफ और केसेस हों, इलेक्शन के केसेस हों, वे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सियासी केसेस होते हैं उन पे कैमरा जाता है, सारे जजेस उसी पे बैठ जाते हैं, एक बेंच दूसरा बेंच, नज़रसानी, फुल बेंच, फुल कोर्ट, ये वो सारा कुछ, ये अजीब व गरीब एक तमाशबीनी लगी हुई है जो कि शुरू ही से है। वो केसेस रह जाते हैं जो गरीबों के केसेस होते हैं, जो बाकी साइलीन होते हैं उनके केसेस रह जाते हैं, बड़ा दूर दूर से आते हैं किराया भर के, और इस तरीके से वो केसेस ख़त्म नहीं होते, वो पाइल अप होते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी को 55-60 हज़ार केसेस, और बाकी हाई कोर्ट्स में तो लाखों की तादाद हैं, नीचे भी लाखों की तादाद हैं। तो ये सारा जो सिलसिला चल रहा है ना, ये सिर्फ इसलिए चल रहा है कि जजेस चाह रहे होते हैं जो सियासी मामला हो ना वो हम सुने,
जो सियासी मामला हो ना वो ये सुने, वो ये करें, वो करें, वो सारे बेंच पर जो है ना पूरी तवज्जो, कैमरे लग जाते हैं और कैमरे की आंख, और वो सुबह से लेकर शाम रात 10 बजे तक 12 बजे तक वही टॉक शोज़ भी होते हैं, वही जज का नाम भी, एक एक के रिमार्क्स भी चल रहे होते हैं। ऐसा तमाशा ना किसी मुल्क में हो रहा है और ना कभी पहले हुआ है, ठीक हो गया ना। वो ये रिमार्क्स भी चल रहे होते हैं एक एक जज के, और ये सारा कुछ इस तरीके से, और फिर फैसले को डिस्कस करना और ये जज का नाम बताना, और वैसा मतलब है। आपको मैं बताऊं कि हो सकता है आजकल वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का नाम इतना पता ना हो जितना सारे जजों का पता चल गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का पता चल गया, अब लाहौर हाई कोर्ट में जिन जिन के पास सियासी केसेस जाते हैं, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में, तो सबको पता है वो क्या है, पब्लिक को इससे क्या इंटरेस्ट है। सिर्फ ये है कि भाई वो जजेस जो है ना कैमरा एडिक्ट हैं और वो केसेस वो सुनना चाहते हैं कि जो आइनी और सियासी केसेस होते हैं, इस वजह से। अब मामला ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो बने वो आइनी बेंच बने, यानी इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बेंच बना दें जो कि 5 जजेस पर मुश्तमिल हो, या तादाद को आगे पीछे हो सकती, तो 5 जजेस पर मुश्तमिल हो और वो आइनी बेंच हो। इसी तरीके से सूबों में भी आइनी बेंच बने, वो 3 जजों पर मुश्तमिल हो। जो सूबों के आइनी बेंच के फ़ैसले हों वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में चैलेंज हों या अपील उसकी यहाँ होनी चाहिए। कामरान मुर्तज़ा साहब हैं मौलाना फजल रहमान साहब के वकील, वो उनके कानूनी दिमाग हैं, ये उनकी इख्तरा है। और अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो हमें पता है कि कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं मौलाना फजल रहमान साहब को पुट्ठी पट्टी पढ़ा रहे हैं, और वो बहुत सारे लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि हमें पता है कि कामरान मुर्तज़ा के पीछे कौन सा चैम्बर है, ठीक हो गया ना, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा चैम्बर है, ठीक है ना। और कामरान मुर्तज़ा साहब बेंच चाहते हैं, क्योंकि बेंच जब भी कोई इस तरह की बात करेगा तो फिर वो फुल कोर्ट बन जाएगा। 5 रुकनी बेंच होगा तो चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी बना के उसकी उड़ा देना है फैसला, और अगर वो 5 रुकनी बेंच होगा कभी तो उसको फुल कोर्ट बना के उड़ा देना है फैसला। उनका क्या है, उन्होंने वैसे ही फैसले उड़ा देने हैं। तो ये इस तरीके से वो चाहते हैं कि ये बेंच अलग हो। लेकिन जब पीपल्स पार्टी और हुकूमत कह रही है कि नहीं जी पूरी अदालत अलग हो, सब मैं सुन रहा था, खैर से माशाल्लाह कुछ यूथिये कह रहे हैं कि भाई अदालत पे तो बड़ा ख़र्चा होता है, और ये देखें कादी फ़ायद ईसा ने 20 लाख रुपए सेव करने का कहा, और फिर यहाँ पर तो करोड़ों रुपए लगेंगे, यहाँ पर तो अरबों रुपए लगेंगे, तो यहाँ नहीं सेव करने का। भाई कादी फ़ायद ईसा ने जो 20 लाख का सेव करने का कहा, इससे पहले वो प्रोटोकॉल नहीं लिया या उससे पहले उसने मर्सिडीज़ नहीं ली, वो उसके अपनी ज़ात पे ऊपर कहा है। कादी फ़ायद ईसा के इशाइये पर ख़र्च हो रहा था 20 लाख, उन्होंने कहा नहीं जी मुझे इशाइया ना दें, ठीक हो गया ना। अब कादी फ़ायद ईसा ये तो नहीं, भाई अक्ल यूथियों में हो तो तब है ना, अपर चैम्बर है फारिग, वो करें कि आईनी अदालत को क्यों नहीं रोकते। भाई कादी फ़ायद ईसा कह चुके हैं पहले से ही कि जो असम्बली की बात होगी, जो पार्लियामेंट की बात होगी, जो पार्लियामेंट कानून साजी करेगी उसको अदालत नहीं रोकेगी, उसको अदालत रोक ही नहीं सकती, क्योंकि कानून साजी करना वो पार्लियामेंट का प्रेरोगेटिव है। यूथिये कह रहे हैं उधर तो 20 लाख बचाया तो इधर करोड़ों लग जाएंगे अलग अदालत पर, और यूथिये बड़ी अजीब सी लॉजिक देते हैं। अक्ल है कोई नहीं, अक्ल से फारिग हैं वो। अच्छा फिर उसके बाद वो जनाब वो ये कह कि 20, भाई अभी तो फिर और कोई कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ और चीज़ बनती है, कुछ और के लेजिस्लेशन, तो फिर इसका मतलब है कि कोई चीफ जस्टिस बैठा हो वो इफ्तिखार चौधरी की तरह हर एक में टांग अड़ा के उसको ये भी कैंसिल कर दो और ये भी कैंसिल कर दो, ये कैसी बात हुई। और कह रहे हैं जनाब यूथियों की दूसरी लॉजिक ये है कि ये 200 केसेस तो पेंडिंग है कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके लिए बेंच काफ़ी है। उसके लिए भाई 200 केसेस ही पेंडिंग हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, जो आइनी केसेस हैं वो 200 हैं जो पेंडिंग हैं। लेकिन मुसीबत ये है कि उनकी वजह से हज़ारों लाखों केसेस और पेंडिंग हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पे बैठ जाते हैं सारे जजेस बेंच बना के, और उसकी वजह से जो है ना वो सारा कुछ 200 नहीं, मैं कहता हूँ 20 केसेस भी पेंडिंग हो ना कॉन्स्टिट्यूशनल, बाकी जो सारे वो जो क्रिमिनल सिविल बाकी जो मैटर्स होते हैं वो इनकी वजह से रह जाते हैं, क्योंकि सारी तवज्जो इन 200 केसेस पे होती है। कोई यूथियों में अक्ल की बात तब करें ना कि उनका को अपर चैम्बर में कुछ हो तो। अब उसके बाद जनाब ये किया जाता है कि अब ये जो हुकूमत ने ड्राफ्ट शेयर किया है, ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि ये ड्राफ्ट के अहम जो निकात हैं। करें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर, ये ज़रा इत्मीनान से चबा के बोलूँगा, आपने चबा के इसे हज़म करना है और सुनना भी है।
सुप्रीम को ये हुकूमत का ड्राफ्ट है, ठीक है, और तकरीबन मोर और लेस जो है ना इसका पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट भी यही है। मौलाना साहब और इनमें जो फ़र्क है वो मैंने आपको बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट के, ये मैं आपके हुकूमत के ड्राफ्ट के मेन पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से करेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर, या अभी आईनी कोर्ट की बात नहीं हो रही, 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से करेगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अभी आपको समझ आई कि मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये तरमीम जब हो गई, अगर एज़ इट इज़ हो गई, तो फिर तो वो जो पार्लिमानी कमेटी होगी पहले 3 जजेस में से करेगी। ज़रूरी नहीं है कि फिर मंसूर अली शाह साहब हों। इसी वजह से वज़ीर कानून ने कहा है कि नोटिफिकेशन की जो डेडलाइन है वो 24 अक्टूबर है, क्योंकि 25 को कादी फ़ैज़ साहब रिटायर हो रहे हैं, 24 को किया जाएगा नोटिफिकेशन। आप समझ तो आ गई होगी आपको, ठीक होगी ना। दूसरा पॉइंट है, वफाकी और सूबाई आइनी अदालतों में जजेस के तकर्रुर के लिए 7 रुकनी आइनी कमीशन तश्कील दिया जाएगा। नेक्स्ट, जज की बरतरफी के लिए वफाकी आइनी कौंसल कायम की जाएगी। नेक्स्ट, वफाकी आइनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 67 साल होगी। चीफ जस्टिस की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 3 साल होगी। समझ आ गई होगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाने की शिक ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाने की शिक ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है। ये पहले तो ऐसा होता ना कि कादी साहब रिटायर हुए तो उनके बाद जो सीनियर तरीन हैं मंसूर अली शाह साहब वो बन गए। अब वो कोई पहले रिटायर हुए तो उनके बाद जो सीनियर तरीन हैं वो बन गए। अब कुछ जजेस तो ऐसे ही आए, मसलन जवाद ख्वाजा साहब गालिबन उनकी तो 1 महीने के लिए आए, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट थे, उनकी रिटायरमेंट में भी 1 महीना रह गया था, तो वो उसी तरह से एक जज रिटायर हुआ, उसके बाद वो बन गया। तो अब ये नहीं है, अब इस शिक को ख़त्म किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर जज है उसको चीफ जस्टिस बनाना। इस शिक को कौमी असम्बली की 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक नाम तजवीज़ करेगी। अच्छा, वज़ीर आज़म वो नाम सदर को भिजवाएंगे जो उसकी मंजूरी देंगे। यानी पहले कौमी असम्बली की 8 रुकनी कमेटी होगी, वो 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक नाम बताएगी, इसको चीफ जस्टिस बनाएं, सिफारिश करेगी, वो वज़ीर आज़म के पास आएगी सिफारिश, वज़ीर आज़म आगे सदर को भेजेंगे, सदर लगा देंगे उसको चीफ जस्टिस। ठीक हो गया ना। पार्लिमानी कमेटी में मुख्तलिफ़ जमातों की नुमाइंदगी उनके अरकान असम्बली के तनासब से होगी। मसलन जिसके जितने अरकान हैं उतने ही वो जो है ना उसकी नुमाइंदगी होगी पार्लिमानी कमेटी में। अगर 8 रुकन हैं तो फिर अगर हुकूमती इत्तेहादी ज़्यादा हैं तो उनके 5 होंगे, बाकी अगर जो अपोजिशन हैं उनके 3 होंगे वगैरह, इस तरह से हो सकता है। ठीक हो गया ना। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल ही रखने का फ़ैसला किया गया है, जबकि चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल कर दी जाएगी। चीफ जस्टिस जो है ना वो 3 साल के लिए। अब ये होता है कि चीफ जस्टिस आता है तो बाज़ औक़ात उसके 8 महीने बाकी होते हैं। अब इफ्तिखार चौधरी तकरीबन मेरा ख़्याल है कोई 3 साल से भी ज़्यादा कर गया। ठीक हो गया ना। वो पता नहीं कब आया और कब रिटायर हुआ, क्योंकि उसकी एज ज़्यादा थी, बची हुई। बलूचिस्तान से आया था, बलूचिस्तान से आए तो वो फिर कम जजों को क्रॉस करके आना पड़ता है। पंजाब से आए तो वो 30-35 जजेस हैं, वो उनको क्रॉस करके आते हैं, तो बलूचिस्तान के वो कम हैं। इस वजह से किसी का 1 महीना तो किसी के साल, तो किसी का 1.5 साल, तो किसी का 3 साल, तो इस तरीके से ना। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है ना उसकी मुद्दत 3 साल करने का प्लान है, और जो वैसे रिटायरमेंट की एज है वो वही 65 रहेगी। आइनी तरमीम के ज़रिए वफाकी आइनी अदालत और 4 सूबाई आइनी अदालतें तश्कील दी जाएंगी। ये पीपल्स पार्टी के मुसवदे में भी है कि यहाँ पर वफाकी आइनी अदालत होगी और चारों सूबों में 4 वो सूबाई आइनी अदालतें होंगी। वफाकी आइनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर ममलकत करेंगे,
जबकि इस अदालत के अव्वलीन जजेस का तकर्रुर सदर ममलिकत चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत के मशवरे से करेंगे। जो पहला चीफ जस्टिस लगाएंगे ना, उसके लिए सिर्फ यही क्राइटेरिया है कि वज़ीर आज़म कहेंगे सदर को कि जी इसको लगा दें, और फिर जो जजेस लगाने होंगे ना, तो सदर उसी चीफ जस्टिस जो चीफ जस्टिस पहले लग चुका होगा उस चीफ जस्टिस के मशवरे से बाकी जजेस वफाकी आइनी अदालत के लग जाएंगे। ठीक, लेकिन आइंदा क्या होगा, एक दफ़ा तो लग गया ना, यानी प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, सदर ने लगा दिया। आइंदा क्या होगा जब वो चीफ जस्टिस चला जाएगा आइनी अदालत का, तो आइंदा क्या है, मुस्तकबिल में आइनी अदालतों के चीफ जस्टिस और जजेस का तकर्रुर 7 रुकनी आइनी कमीशन करेगा, जिसमें वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। आगे करना होगा ना जब तकर्रुर, तो वो फिर 7 रुकनी आइनी कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत का नामज़द करदा एक रिटायर्ड जज, वफाकी वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार कौंसिल का एक नुमाइंदा भी रुकन होगा। ये आइनी अदालत की बात है, यानी अब आइनी अदालत में हुकूमत के मुसवदे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून भी, ये लोग भी उसमें, और पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा भी, ठीक हो गया ना, ये भी शामिल होंगे। दोनों ईवानों से हुकूमत और अपोजिशन के 2 अरकान, यानी 2 सेनेटर्स और 2 कौमी असम्बली के, ठीक हो गया ना। सूबाई आइनी अदालतों में तकर्रुर के लिए मुतलका सूबाई वज़ीर कानून और बार कौंसिल के नुमाइंदे कमीशन में शामिल होंगे। ये कमीशन की बात हो रही है, ऊपर भी ये कमीशन की बात हुई। सूबाई आइनी अदालतों में तकर्रुर के लिए मुतलका सूबाई जो वज़ीर कानून होगा और जो उसमें बाकी होंगे, ये उसमें बार कौंसिल के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। वफाकी आइनी अदालत की चीफ जस्टिस और जज का तकर्रुर 3 साल के लिए होगा, जबकि रिटायरमेंट की जो उम्र होगी ना, वो 68 साल होगी। यानी रिटायरमेंट की जो उम्र वफाकी अदालत की है वो 68 साल होगी, 68। आइनी तरमीम की रूह से हाई कोर्ट्स के जजेस की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट मुरतब होगी। ख़राब कारकर्दगी वाले जज को बेहतरी के लिए वक्त दिया जाएगा। कारकर्दगी बेहतर ना होने पर हाई कोर्ट जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाएगा। ये यानी अब ऐसा नहीं है कि आप ऊधम मचाते रहें, बल्कि अब ऐसा ज़ाहिर है हर किसी की अगर ACR लिखी जाती है तो ये भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, इनकी भी उसी तरह से सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट होगी, बिल्कुल जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स की ACR लिखी जाती है। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आइंदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बजाय चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहा जाएगा। यानी अब तो हम कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसको कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, नहीं, आइंदा उसको कहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और जो आइनी अदालत का चीफ जस्टिस होगा उसको कहा जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और सुप्रीम कोर्ट के, अच्छा जी, आर्टिकल 63A में मुनहरिफ रुकन का वार्ड शुमार करने की शिक शामिल की जा रही है। अब मसला ये, वो कह रहे हैं कि जनाब जो अभी जो फैसला नहीं आया 63A का, उसमें जो मुनीब अख्तर साहब ने जो खच मारी थी मुबैना तौर पे कि आप रुकन को डिसीट भी करेंगे अगर उन्होंने पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ कोई वोट दिया, रुकन डिसीट भी हो जाएगा और साथ ही उसका वोट भी नहीं गिना जाएगा। अभी कादी साहब पर मुश्तमिल बेंच ने 5 रुकनी बेंच 5-0 की अक्सरियत से ये फ़ैसला दिया है कि उसका वोट तो गिना जाएगा, डिसीट वो होगा, वो वैसे उसको बहाल किया जिस तरह से आइन में लिखा हुआ है, ठीक हो गया ना। अब ये वो सूरत हाल है, इसको भी यही तब्दील किया, आइन में बाकायदा लिखा जा रहा है कि रुकन का वोट जो है ना वो गिना जाएगा। अब ये सूरत हाल है, देखते हैं कि नजम सेठी साहब ने भी कहा है कि अब ये आइनी तरमीम होगी, इसी चूँकि इमरान ख़ान की 19 तारीख़ तक मुलाकात पर पाबंदी लगी है, इस वजह से वहाँ से कोई इंस्ट्रक्शंस भी नहीं आएंगी, यहाँ पर अदालतें भी बंद हैं, कोई आइनी पटिशन भी नहीं जाएगी उसको रोकने के लिए, क्योंकि अदालतें अभी 14, 15, 16 तक तो बंद हैं, ठीक हो गया ना। वो खुलेंगी 17 तक और वो कह रहे हैं कि 17, 18 तक ये आ जाएगी।
और इसी वजह से वो तरमीम भी पास हो जाएगी वो कह रहे हैं। और ये अदालतें भी अभी बंद हैं, इनमें कोई आईनी पटिशन भी नहीं आएगी, ना ही इमरान खान, क्योंकि इमरान खान साहब से जिसने भी मुलाकात करनी है उसने उसे पुट्ठा मशवरा ही देना है। वो हर वक्त उसका मतमय नज़र ही फसाद है, इंतशार है, बदमाशी है। वो हर वक्त उसके लिए बेहतर है पाबंदी, मैं समझता हूँ उसकी मुलाकात के लिए, अगर मुल्क को आगे बढ़ना है तो। लोग कह रहे हैं ना मछ जेल में या उसे भेज दें या उसे मिलिट्री कोर्ट्स में भेज दें जहाँ राब्ता ही ना हो, क्योंकि उनके खमीर में फसाद है। मैं आपको एक बात बताऊं कि एक आलिम से किसी जालिम ने पूछा था, जालिम हुक्मरान था, कि मेरे लिए सबसे बेहतर अमल कौन सा है। उस आलिम ने उस जालिम को बताया कि तेरे लिए सबसे बेहतर और अफजल अमल है। अब वो सोच रहा था मुझे ये नमाज का कहेगा, मुझे रोज़े का कहेगा, मुझे फ़लाँ का कहेगा। तो उस आलिम ने उस जालिम को मशवरा दिया कि भाई तेरे लिए सबसे बेहतर अमल ये है कि तू ज़्यादा से ज़्यादा सोता रहे, यानी नींद कर। अगर 24 घंटे हैं तो कोशिश कर 18 घंटे नींद कर, क्योंकि तू जब भी जागेगा, जितनी देर जागेगा तो तू खल्क़ खुदा पर जुल्म करेगा, जुल्म का ही आर्डर देगा। अगर तू सोया रहेगा तो सबसे बेहतर अमल तेरे लिए ये है कि तू सोया रहे, तू नींद करता रहे। ठीक हो गया ना। इसलिए इनके लिए भी बेहतर अमल ये है कि बाहर वालों का कांटेक्ट कम से कम हिदायत मिलें, क्योंकि वहाँ से हिदायत मिलेगी बदमाशी की, मिलेगी जुल्म की, मिलेगी इंतशार की, मिलेगी ही सारी फसाद की हिदायत मिलेगी। वहाँ से कभी यूथियों को कोई इस्लाह की हिदायत नहीं मिली। उन्होंने कहना फ़लाँ को फांसी लगा दो, फ़लाँ को धक्का दे दो, फ़लाँ को इंतशार कर लो, यहाँ पे आग लगा दो, यहाँ पर कत्ल गारत कर दो, वहाँ पे जाके इमलाक को जला दो, वहाँ पे आके जत्थे ले आओ और यहाँ पर आके हमला आवर कर दो, किसी को यहाँ ये तोड़ दो। उनसे हमेशा यही सारी की सारी यही हिदायत मिलनी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।